नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी। जया प्रदा को रामपुर से, रीता बहुगुणा जोशी को इलाहाबाद, मेनका गांधी सुल्तानपुर और वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों के 97 सीटों के लिए नामांकन का काम पूरा। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए नामांकन खत्म। बीजेपी की देश भर में विजय संकल्प सभा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान में घुसकर किया एयर स्ट्राइक। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में कई जगहों पर रैली को किया संबोधित। कहा, सत्ता में आने पर देंगे मिनिमम इनकम गारंटी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 540 करोड़ रुपए की नकदी और सामान जब्त। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। 25 मार्च तक कई एजेंसियों की कार्रवाई में 143 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी समेत शराब, नशीली दवाएं और कीमती सामान जब्त। शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की रिपोर्ट में गंभीर खुलासे। सुप्रीम कोर्ट का जांच एजेंसी को 10 दिन में आवेदन दाखिल करने का निर्देश। पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक स्तर पर भारत के साथ क्रोएशिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और क्रोएशिया की राष्ट्रपति कोलिंदा ग्रेबर पेत्रोविक के बीच शिखर वार्ता। दोनों देशों के बीच खेल, पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में करार। राष्ट्रपति को क्रोएशिया का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी गई है चुनाव के लिए, और इसमें 39 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 29 और पश्चिम बंगाल के 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में सीटों को आपस में बदलते हुए वरुण गांधी को पीलीभीत से, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा गया है। यानी अदला बदली कर दी गई है दोनों की सीट की। और आज ही पार्टी में शामिल हुई जया प्रदा को रामपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को इलाहाबाद से टिकट दिया गया है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटते हुए सत्यदेव पचौरी को कानपुर से टिकट दिया गया है। इधर केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को एक बार फिर गाजीपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे जी चंदौली से चुनाव लड़ेंगे पुनः। उसके साथ केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी वो गाजीपुर से पुनः चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ मेनका गांधी जी वह सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी और वरुण गांधी वह पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। और आइए इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंचानन, बिहार में देखने को मिल रहा है नाराजगी के स्वर सामने आ रहे हैं, बड़े नेता बयान दे रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर आज नाम का ऐलान हुआ है। किस तरह की प्रतिक्रिया, पार्टी के अंदर क्या संतोष है इन नामों को लेकर? देखिए, इंतजार किया जा रहा था क्योंकि यूपी में जो 80 सीटें हैं उनमें से जो पहले जो सूची आई थी उनमें से खासे नामों की घोषणा कर दी गई थी। आज 29 नाम और घोषित किए गए, तो कुल मिलाकर लगभग 60 से ज़्यादा नाम उत्तर प्रदेश में घोषित हो गए हैं। लगभग 62 नाम है। और उसमें जो एक अहम बात यह है कि रामपुर से जो है जयप्रदा को टिकट दिया गया है, वो आज ही
पार्टी में आज शामिल हुई और आज ही उनको टिकट का ऐलान कर दिया गया। शायद इस बात का अंदाजा उनको पहले भी था और मीडिया में ऐसी अटकलें लग रही थी। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि मेनका गांधी जो कि लगभग 6 बार से सांसद थी पीलीभीत से, उनका जो टिकट है, उनका जो सीट है, उसको बदल दिया गया, सुल्तानपुर कर दिया गया, जहां से उनके बेटे वो जीते थे, वो मौजूदा सांसद थे वरुण गांधी। तो इन सीटों की अदला बदली यहाँ पर पीलीभीत और सुल्तानपुर के बीच में कर दी गई है, क्योंकि एक माना जा रहा था कि वरुण गांधी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उनको लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही थी। लेकिन अल्टीमेटली यही हुआ कि पीलीभीत उनको भेज दिया गया और उसके बाद मेनका गांधी को सुल्तानपुर पार्टी ने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। और लेकिन एक और बात यह है कि अगर आप इन सीटों को देखेंगे तो उसमें रामशंकर जो कठेरिया जो एससी सीट उनकी हुआ करती थी आगरा की, वहां उनको टिकट नहीं मिला था और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है शायद उनका टिकट कट गया है, लेकिन उनको इटावा भेज दिया गया है। इसके साथ ही यूपी सरकार के जो मंत्री हैं उनको भी लोकसभा के मैदान में उतारा गया है और इसका कारण यही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का समीकरण यहाँ महागठबंधन का जब बन रहा था, जातीय समीकरण जो बन रहे थे, उनको कहीं ना कहीं उनकी काट करने के लिए रीता बहुगुणा जोशी उनको इलाहाबाद में उतारा गया है। इसके साथ ही सत्यदेव पचौरी इनको कानपुर में उतारा गया, क्योंकि कानपुर की सीट सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी जो वहाँ के मौजूदा सांसद थे, उनका टिकट काट दिया गया, क्योंकि 75 साल से ज़्यादा की उम्र की बात का पार्टी ने हवाला दिया और उनको लेकर कानपुर में नाराजगी भी थी। उसको देखते हुए यूपी के मंत्री को यहाँ पर सत्यदेव पचौरी उनको उतारा गया। तो पार्टी को मिलाकर सारी इक्वेशंस को देख रही है कि किस तरह जातीय समीकरणों को बैलेंस किया जाए, साथ ही अगर कोई नाराजगी है वोटरों की तो किस तरह एक नए चेहरे को सामने लाया जाए जो कि इनको ज्यादा पार्टी के लिए विनेबिलिटी ज्यादा हो सके। तो ये जो आज 10वीं सूची जारी की गई है कुल मिलाकर लोकसभा और विधानसभा में, इसमें 29 नाम उत्तर प्रदेश से हैं, तो अब 62 नाम करीब आ गए हैं 80 सीटों में से। और साथ ही पश्चिम बंगाल की भी 10 सीटों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, तो वहां की 42 सीटों में से 40 सीटों का नाम का ऐलान हो चुका है और अधिकतर सीटों का ऐलान हो चुका है। और जो सीईसी की जो बैठक थी उनमें भी ये माना जा रहा है कि सभी नामों को तय कर लिया गया है और पार्टी अब धीरे धीरे बाकी बची हुई सीटों का ऐलान करेगी। जी, चलिए पंचानन, विस्तार से आपने हमें जानकारी दी है कि 10वीं लिस्ट में किस तरह से बीजेपी ने नाम तय किए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर भी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। इधर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इन सीटों पर मतदान 18 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की जाँच कल यानी 27 मार्च को होगी। 29 मार्च को नामांकन वापसी लेने की आखिरी तारीख है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। अठारह अप्रैल को दूसरे चरण में जिन 97 सीटों पर मतदान होना है उनमें तमिलनाडु की सभी 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2 और मणिपुर, त्रिपुरा और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुरादाबाद में विजय संकल्प रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद आतंकवाद खत्म किया। जब आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया तो केंद्र सरकार ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा। इस पर भी विपक्ष सेना के शौर्य पर सवाल करता है। मोदी जी भी आपके ही भेजे हुए हैं भैया। इन्होंने सीमा पर जवान खड़े कर दिए, सेना खड़ दी, टैंके तोपे लगा दी। मोदी जी ने एयरफोर्स से हवा से जाकर एयर स्ट्राइक कर दी और जहां पर पाकिस्तान आतंकवादियों को जमा कर रखा था वो बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के फुर्चल्ले उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में लोग बैंकों से लोन लेकर फरार हो गए, लेकिन उन्हें देश का चौकीदार वापस लेकर आएगा और सजा भी दिलवाएगा। चौकीदार चोर नहीं है,
चौकीदार प्योर है। बोलो चौकीदार। चौकीदार का दोबारा पीएम बनना श्योर है। देश की समस्याओं का वही क्योर है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बाबा विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। उसके बाद सीएम ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की सेना के, भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के भारत की सामरिक ताकत को बढ़ाने का हो, या फिर दुनिया में भारत की सामरिक ताकत और आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करने का हो। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा जिसमें कि भारत ने अग्रणी स्थान न प्राप्त किया हो। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने आज औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले जया प्रदा लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी में रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जया प्रदा को रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान के खिलाफ मैदान में उतार रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक शक्ति आया है और उन्होंने इस देश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने जो फोकस किए हैं, और वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस देश को एक सुरक्षित हाथ में हम एहसास करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मोदी जी को एक बार और प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि ये मेरी नहीं है, जनता का भी ये आवाज़ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम इनकम गारंटी स्कीम का ऐलान करने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आय पर चर्चा करने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली की हर लोकसभा क्षेत्र में 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पार्टी अपनी इस योजना को जनता के बीच लेकर जाएगी और उनसे इस पर चर्चा करेगी। इस कार्यक्रम को पार्टी ने आय पर चर्चा का नाम दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने साल 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान जनता के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की थी और अब कांग्रेस आय पर चर्चा करने जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर से बीजेपी के मौजूदा सांसद राजेंद्र गावित शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में गावित शिवसेना में शामिल हुए। शिवसेना राजेंद्र गावित को पालघर से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारेगी। और अब बात करते हैं एसपी की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एटा, पीलीभीत, फैजाबाद लोकसभा से अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें एटा से देवेंद्र यादव, पीलीभीत से हेमराज वर्मा जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, और फैजाबाद से आनंद सेन यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। आनंद सेन यादव पूर्व सांसद मित्र सेन यादव के बेटे हैं और वो मिल्कीपुर से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निषाद पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। सभी पार्टियां चुनाव में एक दूसरे के उम्मीदवारों का सहयोग करेंगी। इसी मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन में इन 2 दलों के साथ जुड़ने से गोरखपुर लोकसभा सीट पर आने वाले चुनाव में असर दिखेगा। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, निषाद पार्टी और हमारे जनवादी पार्टी के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे।
लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद मतदाताओं को लुभाने के लिए धन, बल और नशे का खेल शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 540 करोड़ रुपए की नकदी और सामान जब्त किए हैं, जिसका इस्तेमाल चुनाव में गड़बड़ी फैलाने और मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाने वाला था। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 मार्च तक 143 करोड़ 47 लाख रुपए की कुल नकदी जब्त कर ली गई है। वहीं 89 करोड़ 64 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। चुनाव आयोग ने 131 करोड़ 75 लाख रुपए की नशीली दवाएं और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं, जबकि 162 करोड़ 93 लाख रुपए की कीमती धातुएं और लोगों के बीच फ्री में बांटने वाली 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देश में अधिकारियों के फोन टैपिंग के मामले, गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी जानकारी। निजता का हनन या राष्ट्रीय हित, फोन टैपिंग कितना जरूरी, क्या है नियम? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरण के नेतृत्व वाले गुट के प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह को लेकर दावे को स्वीकार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो लोकसभा चुनाव और तमिलनाडु, पुडुचेरी विधानसभा की सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए दिनाकरण गुट के प्रत्याशियों को एक समान चुनाव चिन्ह आवंटित करने पर विचार करे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि उसके आदेश का मतलब दिनाकरण के नेतृत्व वाले गुट को राजनीतिक समूह के रूप में मान्यता देना नहीं है और इस गुट के प्रत्याशियों को निर्दलीय माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से हाल में हुई पूछताछ से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट में किए गए खुलासों को बहुत ही गंभीर करार दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनकी बेंच ने कहा कि कुछ गंभीर तथ्यों की जानकारी दी गई है, इसे लेकर कोर्ट आंख नहीं मूंद सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दायर की गई है, इसलिए वो दूसरे पक्षों को सुने बगैर इस समय कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो 10 दिन में राजीव कुमार के खिलाफ आवेदन दायर करे। उसके बाद राजीव कुमार और अन्य लोगों को 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। राजीव कुमार ही शारदा चिटफंड घोटाले की जांच करने वाले विशेष जांच दल के मुखिया थे। घोटाले की जांच में सहयोग नहीं करने और सबूत नष्ट करने के आरोप में पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की अवमानना अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं, साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में लगी है। ये मुठभेड़ कोबरा कमांडो और नक्सलियों के बीच हुई है। मौके से एक 303 राइफल और दूसरे हथियार बरामद हुए हैं। एएसपी नक्सल शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल मुठभेड़ वहां जारी है। आज सुबह 6 बजे के आसपास चिंता बाबू जो नदी है उसके किनारे जो हमारा बॉर्डर पड़ता है बीजापुर ज़िले से, वहाँ पर मुठभेड़ हुआ नक्सलियों के साथ में। मुठभेड़ के पश्चात जब इलाके की सर्चिंग की गई तो इलाके की सर्चिंग में हमको 4 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, चारों वर्दीधारी हैं। साथ ही हमको वेपन्स मिले हैं, एक इंसास राइफल मिला है और 2 303 राइफल मिले हैं और कुछ नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में एक और बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को 4 दिनों की ईडी हिरासत दी है। उसे कल रात गिरफ्तार किया गया था और आज कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। ईडी इस मामले में ब्रिटिश बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार कर चुकी है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज मुंबई में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के 16वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को विकास के मार्ग में आने वाली कई चुनौतियों को पार करना है, जिसमें जनसेवाओं की कमी, प्रदूषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मुद्दे, भूमि और श्रमिकों से संबंधित विषय, वित्तीय संसाधन को बढ़ाने की चुनौती शामिल है। एक लंबा कठिन मार्ग तय करना है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बदलती हुई अर्थव्यवस्था वो है जिसमें नए प्रयोगों की सफल होने की अधिक संभावना होती है। नई तकनीकें जो हमारे युवाओं के कौशल को अवसर प्रदान कर सके और निम्न आय वर्ग के नागरिकों को कम दाम उपलब्ध करा सके, भारत के लिए विशेष लाभप्रद होंगी। रोजगार की खोज में प्रतिवर्ष शामिल रहे 120 लाख युवाओं को रोजगार देना और कृषि संबंधित अनुत्पादक कामों में लगे आकांक्षी युवाओं को ज्यादा आमदनी वाले रोजगार मुहैया कराने के लिए सतत प्रयास करने होंगे। In urban and rural areas have widened. Efforts are being made by successive governments. I don't deny that. But we need to still focus on that. Because agriculture is the basic culture of India for all of us. In a country of 130 crore population, you cannot depend on imported food security. You have to go for homegrown food security. Not only produce enough for our own population, but also must be in a position to export. उधर क्रोएशिया ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई है और पुलवामा आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसके गुनहगारों के कार्रवाई की बात की है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई करार को मंजूरी दी गई। 3 दिन की यात्रा में क्रोएशिया पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शानदार स्वागत किया गया। क्रोएशिया के राष्ट्रपति कोलिंदा ग्रेबर कितेरोविक ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वहां के राष्ट्रपति भवन में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने पहले अलग से और बाद में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। इसमें सांस्कृतिक संबंधों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। बाद में दोनों देशों के बीच खेल, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में करार हुआ। क्रोएशिया की राष्ट्रपति ने इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों को लेकर काफी अहम बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। Madam President, and I also shared our views on global and regional issues of concerns, including UN Security Council reforms, multilateral export control regimes, and combating terrorism. I thank Madam President for her strong condemnation of the brutal and barbaric terror attack in Pulwama in India last month. We agreed to work together to develop a strong global response to defeat and destroy this evil force in all its forms and manifestations, and to seek accountability and action from those responsible for such barbaric acts. और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्रोएशिया की राष्ट्रपति कोलिंदा ग्रेबर कितेरोविक ने उन्हें ये सम्मान दिया। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लाव क्रोएशिया का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सम्मान को भारत क्रोएशिया की दोस्ती को समर्पित किया है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भारत क्रोएशिया व्यापार मंच के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वो जगरेब विश्वविद्यालय में संबोधन भी देंगे। इधर दिल्ली के हुमायूं का मकबरा में स्थित अरब की सराय में आज जर्मन राजदूत ने आगा खान फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। जर्मनी बावली को पुनरुद्धार करने में पूरी मदद करेगा। आगा खान फाउंडेशन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर काम करती है, जिसने जर्मनी के साथ मिलकर काफ़ी दिनों से बदहाल पड़ी अरब की सराय की बावली को संवारने के लिए समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 14,50,000 रुपए है, जो अगले 6 महीनों में पूरी हो जाएगी। बावली के शुरू होने के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा होगा। मलेशिया के इपोह में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के तीसरे लीग मैच में आज भारत का सामना मलेशिया से हो रहा है। भारत
1 के मुकाबले 3 गोल से आगे है और टूर्नामेंट के पहले मैच में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जापान के खिलाफ 2-0 की जीत के बाद दूसरे मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-1 से मैच खेला और 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ भारतीय टीम 4 अंक जुटाकर 6 टीमों की तालिका में इस वक्त तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।